नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जब आजम जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले जो बात बोली उसमें दर्द था। आजम ने उस दौरान कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और आज 23 महीनों बाद अखिलेश से मुलाकात पर शायद कह रहे होंगे, कब के बिछड़े मिले हैं आज हम तुम। और अखिलेश कह रहे होंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। खैर, अखिलेश आजम खान से जेल में मिलने नहीं गए। इस बात की टीस तो आजम खान के मन में थी, लेकिन जिस तरह आजम ने कहा मेरी आत्मा और मेरे शरीर पर उनका हक है, यानी कि अखिलेश यादव का, उससे कई बातें साफ हुई। लेकिन जब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए शर्तें रखी तो लगा अभी भी शायद सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। पर अगर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है तो अखिलेश यादव के लेटेस्ट कामयाब फॉर्मूले यानी कि पीडीए के महत्वपूर्ण खास फैक्टर के लिए ये डेंट से कम नहीं होगा। दूसरी तरफ आजम खान के लिए मन भटकने का क्या ये सही समय है? क्योंकि कोई नई पार्टी बनाने की ना तो उनकी उम्र है, ना तो सेहत इजाजत देती है, जैसा कि उनके बयानों में भी झलकता है। कानूनी पचड़े भी आजम खान के लिए मुसीबतों का ढेर बने हुए हैं। फिर विकल्प क्या है? इसी पर 27 की सियासी बिसात निर्भर करेगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनने चाहिए। सुनिए। देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आजम का साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव जब हारे, जीते हैं, उसके बाद से उनको लगने लगा कि अब वे तुर्कों की मदद से कोई भी चुनाव जीत सकते हैं और उन्हें आजम खान जैसे पठान नेताओं की जरूरत नहीं है, ऐसा उनको महसूस होने लगा था। अखिलेश को आजम खान और शिवपाल यादव की नजदीकी से डर लग रहा है कि कहीं ये दोनों मिलकर के कोई नई पार्टी न बना ले। इस नाते जिस आजम खां को जेल मिलने नहीं गए, आज उनके दरवाजे पर नाक रगड़ने पहुंच गए। देखिए, एक कहावत मुझे याद आ रही है कि अगर प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है कि जब आजम खान साहब जेल में थे तब तो उनको उनकी याद आई नहीं। आज मुसलमानों को गुमराह करने के नियत के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर पहुंच रहे हैं। तो ये समाज भी देख रहा है कि केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज आप देखिए, लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता कब मिले थे आजम खान साहब से? 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। तो केवल चुनाव के समय, वोट लेने के समय, मुसलमानों को गुमराह करने के समय इन्हें मुसलमानों की याद आती है। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। राघवेंद्र सिंह चौहान हैं बीजेपी से, रविंद्र सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत राघवेंद्र सिंह चौहान के साथ करूंगी। राघवेंद्र जी, दिल मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, 27 की बिसात बिछनी अभी से शुरू हो गई है। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, आपने बिसात की बात की तो भारतीय जनता पार्टी न्याय की नीति और रीत के तहत काम करती है और न्यायपालिका का क्या निर्णय है उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, देश में सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलती है। किसने क्या किया, अब आप तुलसीदास जी की एक चौपाई पर आ जाइए कि जो जस करिए सो तस फल चाखा।
जो जैसा करेगा वैसा इस जहान में उसको भुगतना होगा, और वो शायद चौपाई जो मौजूदा परिवेश में आपने आज डिबेट बुलाई है उस पर उचित बैठती है। क्या कह रहे हैं रही बात आपके ये है, आजम खान बहुत दिनों तक बाहर नहीं है, जो जस करी सो तस फल चाखा, मतलब क्या समझे? वो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल फलित होगा। और रही बात है कि उनकी खैर कुशल अगर अखिलेश जी नहीं पूछेंगे तो अखिलेश जी को ये मालूम है कि आजम चच्चा फिसल सकते हैं, आजम चच्चा कहां तक जा सकते हैं। ये वही आजम खान है जो सरकार रहते हुए जिनकी भैंस खो जाती थी, उनकी भैंस को ढूंढने के लिए एसपी सड़क पर होता था, वनों में होता था। एसपी उनको उनकी भैंसों की रखवाली करने के लिए होता था। तो ऐसे लोग, ऐसे चच्चा की अगर वो खैर ख्वाह नहीं पूछेंगे तो चच्चा अगर बिचक गए तो फिर उनकी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से नमाजवादी पार्टी बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। रविंद्र जी काउंटर है आपका। अखिलेश यादव जी उस मौलाना का जवाब नहीं दे सकते जिस मौलाना ने उनकी पत्नी के लोग होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस्तेमाल किया था। क्या आदरणीय सुदर्शन जी थे, मौलाना का जवाब देना अंतिम समय में उन्होंने नमाज पढ़ा में नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद उनको पद से हटा दिया गया। नमाजवादी पार्टी के तो अगर हम नमाजवादी पार्टी हो जाते हैं तो भारत की जो परंपरा है, जो भारत का संविधान है उसके अनुकूल है। और अगर ये उग्रवादी हैं, इसी वजह से ये दंगावादी हैं, तो ये भारत की परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब जो कुछ राघवेंद्र जी सुन लीजिए, आज हालत होती जा रही है। सुन लीजिए, ठीक है सर, ठीक है सर, सुन लीजिए। अब खराब ना हो। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं रविंद्र आज जो कुछ भी के पास इस्तेकबाल करने जाते हैं और जाते रहेंगे, लेकिन आजम खान साहब उनको कितना तवज्जो देते हैं ये आगे की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके के कुकृत्य में जो जेल गए लोग हैं उनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जमानत पर रिहा लोग कितने दिन तक खैर बना सकते हैं ये सारी जनता जानती है, देश जानता है, प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है, बोलने दीजिए। भैंस खोलने वालों का क्या हाल होना चाहिए, बोलने दीजिए सर, सभी को बोलने दीजिए। वो रविंद्र जी बोलिए, काउंटर है आपका। भारतीय जनता पार्टी का भय उनके प्रवक्ता के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से हमारे जो आदरणीय नेता आजम खान साहब हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मिलन के कारण कितने बेचैन है कि मानसिक रूप से असंतुलन की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो अगर ये देखा जाए तो भाजपा का जो अफवाह तंत्र था इस मुलाकात के कारण वो चरमरा गया। तो मुझे लगता है इस कारण भी मानसिक असंतुलन किस तरह का अफवाह तंत्र? वो बता रहे हैं, यहाँ अभी बता रहे थे, ये बोल रहे थे, सुना होगा। वो बीएसपी में जा रहे हैं, वो नई पार्टी बना रहे हैं, इस तरह का अफवाह तंत्र। हाँ, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो ये मानसिक असंतुलन बढ़ गया इनका इसके। अब आज जो कुछ भी हुआ है, समाजवाद की 2 पीढ़ियां मिली हुई हैं जो भारत की परंपरा है। भारत की ही परंपरा समाजवाद की ही रही है, उन्माद की नहीं रही है, दंगों की नहीं रही है। दूसरी जो बड़ी घटना घटित हुई है कि वर्तमान राजनीति के दूरदृष्टा माननीय अखिलेश जी और जो भारतीय लोकतंत्र की गंगा मैया है उसमें संयम और सरल व्यक्तित्व के धनी आजम खान जी की एक बार फिर से मुलाकात हुई। और एक जो राजनीतिक प्रतिशोध में, पूरी दुनिया के राजनीतिक प्रतिशोध में जो सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था उसकी पोल खुल गई। किस तरह पोल खुल गई? इससे होगा क्या? वो तो बेल पर ही बाहर हैं अभी, जहां तक मैं जानती हूँ। बाइज्जत बरी तो किए नहीं गए हैं, पोल कैसे खुल गई? अभी सजा भी नहीं हुई है। क्योंकि सजा भी नहीं हुई है, अग्री सर, लेकिन बाइज्जत बरी भी नहीं हुए हैं, तो पोल कैसे खुल गई? पोल ना आपकी खुली ना उनकी खुली, इसमें पोल खुलने का तो कोई विषय ही नहीं है।
मैं कह रही हूँ उनके बाहर पोल आने के खुलने बाद पे- जो अखिलेश यादव जो मिले हैं उनसे, उनके मिलने के बाद किस तरीके के समीकरण परिवर्तित होंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई थी और बीजेपी की बौखलाहट शांत हो गई है दोनों के हाथ मिलाने से। मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव की बौखलाहट शांत हुई या नहीं हुई? पोल खुलने पे आपकी बौखलाहट का कारण क्या है? मेरी बौखलाहट? मेरी किस तरह की बौखलाहट? मैंने पोल कहा कि पोल खुल गई तो आप बौखला गई, फिर पूछ रही हैं अखिलेश जी नहीं, की बौखलाहट क्योंकि कब खुल आपका शब्द गलत था ना सर। गई? यही तो भारतीय मैं जनता इसको पार्टी का बौखलाना ये नहीं कहते सरमरा हैं। गया। इसको बौखलाना नहीं कहते हैं, इसको चर्चा को संतुलित करना कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब आप ही ने कहा अखिलेश जी बौखलाए थे। आपका शब्दकोश इसको बौखलाहट कहता होगा, तो मेरे ख्याल से बौखलाना फिर आपकी दृष्टि में क्या होगा मुझे नहीं पता। इसको चर्चा को संतुलित करना कहते हैं सर। बोलिए। मेरे दृष्टि को तो आप समझ ही नहीं पाएगा। आप तो मेरी बेटी की उम्र की भी नहीं है, तो मेरे दृष्टि को आप नहीं समझ पाइएगा। जो राजनीति में हम लोग चले हैं, ना वो भाषा समझ पाएगा ना शब्द को समझ पाइएगा। उसके लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब आप जो माननीय आजम खान साहब का लक्ष्य था कि कलम देके हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पंचर वाला नहीं बनाएंगे और जवाहर विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसी जगह पे ही मुलाकात हुई जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने बुलडोजर से ढहा देना चाहती थी। एक तमाचा और भारतीय जनता पार्टी की मुंह पर पड़ा है और जनता में संदेश गया है कि भारत सौहार्द से चलेगा, ना कि उन्माद से चलेगा। और किसी भी प्रकार का अफवाह तंत्र या प्रचार तंत्र से भारत की सौहार्द को खत्म नहीं किया जा सकता है। और मुकदमे पे मुकदमे दर मुकदमे लाद करके भारत की राजनीति को आप तानाशाही में बदल नहीं सकते हैं। इसका भी आज स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण आ गया और जनता में संदेश चला गया। क्योंकि आज इसी के दिन परेशान है जो अभी आपने आधा घंटा सुनाया, एक सज्जन जो बोल ही नहीं पा रहे थे, इनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जनता के पैसे का दुरुपयोग करके आधा घंटा समय बर्बाद किया उन्होंने। आप लोगों का भी, हम लोग का हो सकता है आपको कुछ लाभ हुआ हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा का समय आधा घंटा उन्होंने खत्म किया और बोलने का उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इस घटना पर उन्होंने प्रभु श्री राम का सहारा लिया, उसी प्रभु श्री राम का जिसको उनकी पार्टी अभय संतान कहती है, उसी मां जानकी का जिनको उनकी पार्टी टेस्ट ट्यूब बेबी कहती है, उसी हनुमान जी का सहारा लिया जिसको मुख्यमंत्री स्वयं दलित कहते हैं, एक जाति विशेष का कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी चरित्र है जिसका प्रचार तंत्र का सहारा लेके कहते हैं। और हमने उन्मादी चरित्र नहीं है उन्होंने सहारा लिया प्रभु श्री राम का और बेचारे बन के रह गए। बार बार मोदी जी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। एक पीठाधीश्वर कभी नतमस्तक नहीं हुआ। उस पीठ के आगे जितने भी प्रथम राष्ट्रपति से लेके अंतिम राष्ट्रपति तक जी तक नतमस्तक हुए थे, वो पीठाधीश्वर आज नतमस्तक हो रहा था आजम खान जी की मुलाकात पे। तो हमें बहुत हर्ष है कि कितने पागल हैं, कितने विचित्र हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि कितने पागल हो गए, कितने विचित्र हो गए। अभी विचित्रता के ठीक है, कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे। अनिल शर्मा जी, अखिलेश यादव थोड़ा देर से मुलाकात करने पहुंचे लेकिन दुरुस्त पहुंचे। ठीक है राघवेंद्र जी, सभी एक बार बोल लें। देखिए अभी सभी का नंबर नहीं आया। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगी। बहुत देर से पहुंचे, दुरुस्त पहुंचे, टाइमिंग भी उनकी परफेक्ट थी। जौहर यूनिवर्सिटी का उन्होंने चयन किया जिस पर रविंद्र जी पीठ भी थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश थी, वो मैसेज यहाँ से दिया गया। क्या इसमें कांग्रेस अभी मीडियोकर रही है? अखिलेश यादव से आपने बात करी थी क्या कि अब सही समय है, मुलाकात करना चाहिए? बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है पूजा जी। कम से कम प्रश्न तो ठीक करिए। ठीक है, क्या आप ठीक कर लीजिए। अखिलेश जी क्या कांग्रेस से पूछकर जाएंगे आजम खान जी से मिलने? अगर लग तो ऐसा ही रहा है, से मिलना है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है कि पार्टी के अंदर के निर्णय अब बाहर से लिए जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे जेल के बाहर, आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो मुझे लगा कि किसी की तो सलाह उन्होंने ली होगी। बीजेपी के प्रवक्ता को आप बोलने दे रही है धनाधन, लेकिन हम बोलते हैं पूरा जवाब नहीं लेते, बीच में आप बोल पड़ते। बोलिए सर, बोलिए। मैंने उनको सबसे पहले रोका है कि और लोगों को बोलने दीजिए, बोलिए।
नहीं, वो धनाधन बोलते रहे, आप नहीं टोके, लेकिन हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें बोलिए आपने सर। सवाल किया, उसका जवाब चाहिए ना। बोलिए। आपने पहले तो प्रश्न ही गलत किया। अगर मुझे अपने परिवार के किसी व्यक्ति से मिलना है तो मैं बीजेपी के राघवेंद्र सिंह चौहान से पूछकर जाऊंगा या समाजवादी पार्टी के रविंद्र प्रताप जी से पूछकर जाऊंगा। भले ही हमारा मित्रता हो, गठबंधन हो, सारी चीज हो, तो ऐसा तो नहीं कि किसी से एक दूसरे से पूछकर जाना पड़ेगा। उनसे आजम खान जी से मिलने अखिलेश जी जाए कि नहीं जाए? कितना बेनिफिशियल भाई ये दोनों का मिलना पारिवारिक कितना मामला है। बेनिफिशियल? देखिए, राजनीति में अवसर तलाशना ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, ना कांग्रेस का ना समाजवादी पार्टी का। ये हमारा परिवार है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आजम खान जी, वरिष्ठ नेता हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के साथी रहे हैं। अखिलेश जी के चचा होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, और उस नाते अपने परिवार के बुजुर्ग के पास जाना किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता। ये पारिवारिक धर्म अपने आपस में जो प्रेम होता है उसको निभाने के लिए होता है। बिल्कुल, पारिवारिक धर्म निभाना चाहिए, राजनीतिकरण ना किया जाए। बिल्कुल निभाना चाहिए। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करने में लगी पड़ी है, वो इसमें फायदे तलाश रही है। और नहीं, ये सही उसकी कह रहे हैं आदत आप, रही पारिवारिक धर्म तो निभाना मैं चाहिए। दादे के और साथ एक अगर बात किसी बता पर दूं, परेशानी, आपको शायद जानकारी हो। अगर किसी परिवार के सदस्य में परेशानी आए तो वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने बिल्कुल उनके देखिए। बाहर आने नहीं, के बाद का समय चुना कानून है। के दायरे में, कानून के दायरे में अब अगर बात की जाए तो आजम खान जी पर किस प्रकार के मुकदमे लगाए? बकरी चोरी के, इस तरह के मुकदमे लगाए गए। ये मुकदमे हैं। एक कई बार का मिनिस्टर, एक कद्दावर लीडर, वो बकरी चोरी करेगा? इस सरकार को, इनके प्रशासन को शर्म नहीं आती? इस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं। लगाते बहुत बड़ा मुकदमा, मालूम पड़ती कि राजनीतिक कद्दावर उनके कद के हिसाब से तो मुकदमे लगाते। ये छिछोरेपन के मुकदमे बीजेपी ने लगाए। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है, इसी हिसाब से ये मुकदमे लगाते हैं। इनकी मानसिकता सोच लीजिए, शायद आपको जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी जिस समाजवाद की बुराइयां करती है, जिस गांधीवाद को जब मानने से इनकार करते हैं, इनका वायलॉज भारतीय जनता पार्टी का अगर तो गांधीवाद समाजवाद है। लेकिन गांधीवाद समाजवाद की वास्तव में परिभाषा नहीं जानते कि गांधीवाद और समाजवाद होता क्या है। यह भारतीय जनता पार्टी केवल आपस में बेमरस्ता कराने के अलावा दूसरा काम नहीं जानती। ये केवल लड़वाने का काम करती है। पूरे डिबेट कहीं भी करा लीजिए, किसी भी मुद्दे पर करा लीजिए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा तीसरे मुद्दे पर इनसे बात करा लीजिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। ये क्यों नहीं बात करते रोजगार की? ये क्यों नहीं बात करते किसान की? ये क्यों नहीं बात करते नौजवान की? क्यों नहीं करते महिलाओं की अस्मत की? क्यों नहीं करते विकास की? हर वक्त धर्म नजर आता है। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। राजनीतिक कर्णघात व्यक्ति का करना यह गलत तरीका है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी बराबर ये 400 पार का नारे देती थी और भुगतने का काम किया। ये कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, वास्तविकता है जितने भ्रष्टाचारी होंगे छोड़े नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आजम खान जी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो वाया किसी और पार्टी बीजेपी में जाने का रास्ता तलाशें ताकि सुरक्षित हो जाएं? कहीं तो एक स्टेज आती है कि इंसान टूट जाता है, और शायद अखिलेश यादव ने इस बात को समझा हो कि कहीं ये टूट जाने की स्टेज तो नहीं है। हम भी उनसे जेल में मिलने नहीं गए, और अब इतने सारे केसेस हैं, पूरे परिवार के ऊपर 250 से ऊपर केस लगा हुआ है, कहीं आजम खान टूट ना जाएं, चल करके समेट लेना चाहिए। ये वो घड़ी तो नहीं थी। आजम खान जी की तरफ से 2 लाइन कहना चाहता हूं। जरा से धोखों से बिखर जाए, इतने बेजार नहीं है, और हम तलवार है कोई शीशे के जार नहीं। इतना कमजोर ना समझिए आजम खान जी को। हमने भी अपने राजनीतिक जीवन में उनको देखा है। एक लंबे समय तक 35-36 साल की हमारी राजनीतिक कैरियर है, हमने देखा है आजम खान एक कद्दावर नेता है, टूटकर बिखरने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, मैं आलोक पांडे जी के पास जाऊंगा। आलोक पांडे जी, एक बार आलोक पांडे जी को ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। सर आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने कहा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, और साथ में उन्होंने कहा अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं, वो कहाँ आएंगे हमें लेने भी और मिलने भी, मैं छोटा आदमी हूं। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और फिर उसके बाद आजम खान जी का स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर दोनों पर अखिलेश का अधिकार है,
तीसरा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने शर्त रखी कि मुलाकात तो होगी, लेकिन मुलाकात शर्त होगी, अकेले में होगी। बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि आजम खान वाकई छोटे आदमी जो भारत माता को डाइन कहे, जो सदन के अंदर किसी महिला के अधोवस्त्र की बात करे, वो छोटा आदमी, घटिया आदमी नहीं होगा तो कैसा होगा? समाजवादी पार्टी जो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, भारत माता के डाइन कहने वाले आदमी कैसे बड़ा हो जाएगा? और किसी महिला के कपड़े का रंग बताने वाला आदमी कैसे बड़ा नेता हो जाएगा? क्या समाजवादी नेता ऐसे होते हैं जो महिलाओं के अधोवस्त्र के कलर बताते हैं, जो भारत माता को डाइन कहते हैं? वो छोटा आदमी ही है, बड़ा आदमी बिल्कुल नहीं है। बड़ा आदमी बनाया गया था उसको, और अखिलेश यादव ने आजम खान की हैसियत और औकात बता दी कि तुम्हारी औकात ये है कि हम 2-4 हफ्ते मिलने नहीं आएंगे, जेल में मिलने नहीं आएंगे, जेल से निकलेंगे तो भी मिलने नहीं आएंगे, तुम्हारी हैसियत ये है। जेल के अंदर हो सकता है कानूनी बंदिश हो, जेल के बाहर कौन सी कानूनी बंदिश थी? अच्छा, जेल के बाहर कानूनी बंदिश थी तो उसके बाद 2 हफ्ते तक अखिलेश यादव इतने बड़े बिजी व्यक्ति हैं कि अपने तथाकथित चाचा जी के पास जाने में 2 हफ्ते लगा देते हैं। और फिर कहा जाता है कि अखिलेश यादव और आजम खान 2 पीढ़ियां है समाजवाद की। ये तो व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा नहीं है क्या? अखिलेश यादव और आजम खान कैसे 2 पीढ़ियां होगी समाजवाद की? 2 व्यक्ति है ये। समाजवाद एक चिंतन है, एक विचारधारा है। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों परिवारवादी हो सकते हैं, ये समाजवादी कैसे हो गए? मेरी समझ में नहीं आता। रविंद्र जी, काउंटर आपका। कहाँ रविंद्र जी, आपका काउंटर है। जो प्रोपोगंडा की मानसिकता से बैठे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आजम खान जी को डायन से जोड़ रहे थे तो वो निकाल के लाएंगे, बता देंगे तो इनको पुरस्कृत करूंगा। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सियोल में जाके कह रहा था कि क्या पाप किया है कि भारत में जन्म ले लिया। इससे ज्यादा नीच व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता भारत के लिए। इससे ज्यादा नीचता की पराकाष्ठा है जो भारत में पैदा होने को पाप बताता है। तो ये जो प्रोपोगंडिस्टिस्ट हैं जिनको बैठाया गया है मानसिकता से, उनकी बात का जवाब देने योग्य नहीं है, उस योग्य नहीं है कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। धन्यवाद। जवाब है नहीं तो देखो क्या जवाब है नहीं। और मैं कहता हूं कि 2014 के जवाब है, लेकिन नीच आदमियों का जवाब नहीं दिया जाता है, नीच बात का जवाब नहीं दिया जाता है। जिसके लिए आपको भेजा गया है यहाँ पर ना, आपकी बात में हवा नहीं दी जाएगी। यही समाजवाद है। रविंदर सिंह, चर्चा करिए, नीचता पे तो उतरते हो यार, इतना नीचता पे उतरोगे, नीचता की पराकाष्ठा कर दी है तुम लोगों ने। समाजवाद दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मैं संभावनाओं पर बात करती हूँ। आलोक पांडे जी संभावनाओं पर बात करेंगे। जरा उस नीच आदमी की बात कर लिए जो भारत में पैदा होने को नीच बता। ठीक है, आलोक पांडे जी नहीं तो आज की पश्चिम यूपी और कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर आजम खान का अच्छा वर्चस्व है, MY फैक्टर अगर कहीं पर टिका हुआ है तो वो हम सभी जानते हैं आजम खान के कंधों पर टिका हुआ है। पीडीए का एक ए जो है वो आजम खान के कंधे पर टिका हुआ है। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव इन विवशताओं के चलते खींचे चले गए आजम खान के पास, या कोई और वजह है? मुझे भी इसमें 2 चीजें, अखिलेश 2 रास्ते चल रहे हैं। तो आजम खान को कमजोर कर रहे हैं और नई मुस्लिम पीढ़ी जो है वो खड़ी कर रहे हैं मुस्लिम नेता, जिससे कि आजम खान को नियंत्रित किया जा सके। मुलायम सिंह के समय के हैं, अखिलेश यादव को बेटा मानते हैं, यानी वो लीडर नहीं मानते अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार। यही तो प्रॉब्लम थी ना अखिलेश यादव की, कि जो ये टिकड़ी चौकड़ी थी, मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे आजम खान हो, ये अखिलेश यादव को बेटा तो मानते थे, भतीजा तो मानते थे, नेता मानने से मना करते हैं। तो अखिलेश ने नई पीढ़ी, मुस्लिम पीढ़ी खड़ी की जिससे आजम खान के वर्चस्व को तोड़ा जा सके। अनिल जी, यहाँ पर आपका काउंटर रहेगा। क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि अखिलेश यादव एक तरफ से डंड डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको होल्ड भी करके रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो असर है? पूजा जी, अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को बिठा दिया जाएगा तो बात तो इसी प्रकार की निकल कर आए। ठीक है, विश्लेषक बहुत अच्छे विश्लेषण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैंने आज ये पहली टिकट नहीं
किसी पार्टी की मेंबरशिप दिखा दीजिए, किसी कार्यक्रम में दिखा दीजिए, ऐसे झूठ मत बोला करिए। आपके पास तर्क नहीं होता तो आप इस तरह के कुतर्कों में आ जाते हैं। पढ़ते लिखते नहीं है आप क्या? पढ़ लिख के आनंद करिए, लॉजिक का उत्तर लॉजिक। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य। आलोक पांडे जी थोड़ा सा धैर्य। अनिल शर्मा जी बोले। हमने देखा तुम्हें कई बार कई डिबेट में केवल भाजपा की वकालत करना, दूसरी पार्टियों में ऊपर निकालना, विश्लेषण के तरीके से विश्लेषण करिए, नहीं तो भाजपा आपसे आगे। आपको पता है कि वो बेटा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कितना नजदीक हो अखिलेश यादव के, कितना नजदीक नहीं। इस तरह की देखिए अनिल शर्मा जी मेरे ख्याल से ये बात करेक्ट है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के लिए भी कहा जाता था और भी कुछ जो सीनियर लीडर्स थे उनके लिए कहा जाता था कि अखिलेश यादव को जिस दौरान अध्यक्ष पद दिया जाना था, ये पोस्ट उनको ट्रांसफर होनी थी और भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उस दौरान कई लोगों ने विरोध किया था। तो ये पॉइंट तो एकदम लॉजिकल है कि कई लोग अखिलेश यादव को बेटा तो मानते हैं, भतीजा तो मानते हैं, लेकिन उस लेवल के हिसाब से वो मानते हैं कि शायद अनुभव की कमी है और वो बेहतर लीडर नहीं है। तो इसमें तथ्य कहां गलत है सर? ये इस प्रकार की बातें नहीं है। ठीक है, सत्यता है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अब हमारे यहाँ राहुल गांधी को सारे लोग लीडर मानते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी को नेता ना मानता हो। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति नेता मानता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है और ये संघीय मानसिकता केवल देश में। राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, बोलिएगा राघवेंद्र जी। देखिए ऐसा है, इनकी मानसिकता क्या है, ये इनके ही नेताजी ने एक बार कहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी, उसका क्या हाल हुआ था। नेताजी बाखूबी जान गए थे कि 2 लड़के क्या कमाल करेंगे, तभी अपने सामने अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बना कर गए कि भविष्य में आगे आने वाले इनका कोई भविष्य नहीं है, इनकी क्या दुर्दशा होगी, क्या दशा रहेगी। अरे भाई अब बोल चुके शर्मा जी, कितना बोलोगे? मैं चुप हो जाता हूँ, इन्हीं को बुलवा लो, इन्हीं को बुलवा लो। कांग्रेस लकड़ी काटने में आगे रहेगी। टाइम अप पूरा है, काउंटर ले लीजिए। टाइम अप पूरा है, काउंटर ले लेते हैं। आ रही हूँ सर आपके पास, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, समअप करूंगी तो आपके पास आ रही हूँ सर। बोले राघवेंद्र जी, बोले। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात को उठाकर तुलसीदास जी की बात को कहा, जो जस करी ये सो तस फल चाखा। तो वही फल ये चखने को तैयार रहे कि जहां पर बुआ बबुआ फेल हुए, 2 लड़कों की जोड़ी फेल हुई, उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, उत्तर प्रदेश में हवाई नेता और जो जलेबी उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट जहां आपको उस नेता की आप क्या कह सकते हैं। अभी रविंदर जी कह रहे थे, रविंदर जी का कहना था। लेकिन राघवेंद्र जी आप कैसे कह रहे हैं? राघवेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप ये कैसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव फेल हुए? आप ये कैसे ये बात कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, नेता प्रतिपक्ष की। जी मेरी बहन, मेरी बात सुन। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि इनका हालत क्या है, इनकी सांप छजूदर ऐसी हालत हो, ये कहाँ जाए कहाँ न जाए। आपने अभी एक बात कही थी ना कि ऐसा ना हो कि आजम खान और शिवपाल मिलकर कोई पार्टी बना ले, इस वजह से ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है। ये आपके मित्र ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, ओम प्रकाश की राजभर भी इनके साथ कभी रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड करेंगे। आलोक पांडे जी 20 सेकंड्स कंक्लूड करेंगे सर। जी मेरा मानना है आजम खान अब जेल से बाहर आए हैं, ठीक है, देखते हैं अखिलेश यादव जी आजम खान के संबंध कैसे होते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है आजम खान अखिलेश जी, बहुत शॉर्ट टाइम है मेरे पास। अनिल शर्मा जी कंक्लूड करेंगे सर, अनिल शर्मा जी कंक्लूड करेंगे। 10 सेकेंड्स बोले सर। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन जोरों पर चल रहा है और यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी घबराहट है। ठीक है रविंद्र जी बहुत बोलिए 10 सेकेंड्स।
की राजनीति में सांप्रदायिक सौहार्द की ही जीत होगी। ये दंगाई, ये अराजक तत्वों की निश्चित रूप से हार होगी। उसकी चिट्ठी आज फिर से एक बार रामपुर में लिख दी गई है, ठीक है, और इस पर अमल किया जाएगा। राघवेंद्र जी 10 सेकेंड्स बोलिए। आपका फ्रेम म्यूट है शायद, बोले सर। आजम खां अभी दोष मुक्त नहीं हुए। आजम खां जमानत पर छूटे हैं, और जमानत पर छूटने वाला व्यक्ति कितना कारगर होता है ये अखिलेश यादव जान चुके हैं, इसीलिए इतनी देरी लगाई मिलने। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए, और इसी के साथ थोड़ी सी क्षमा भी तमाम मेहमानों के साथ, क्योंकि चर्चा का समय आज थोड़ा सा कम मिला। आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि किस तरीके से तमाम पहलू डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने देरी क्यों लगाई मुलाकात में, लेकिन जिस तरीके का निर्धारण हुआ, जगह का सिलेक्शन हुआ, वो वाकई में बहुत कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन ये जो संकेत है, वो संकेत कितना ज्यादा सार्थक सिद्ध होगा, और इस सार्थकता के परिणाम 2027 में किस तरह सामने आएंगे, और कब तक आजम बाहर रह पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।